गुड मॉर्निंग दीपमाला जी। रेखा जी गुड मॉर्निंग। ललिता जी गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिल अ फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। और यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज करेंगे पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। चलो एक बार वेट कर लेते हैं थोड़ा सा सभी लोगों के आने का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और ये हमारा लास्ट एक्ट रहेगा। इसके बाद हमारी जो है वो 6 यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और ललिता जी, रेखा जी, दीपमाला जी, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? पेपर 1 भी कर रहे हैं साथ साथ में ना? पेपर 1 भी देख लेना साथ साथ में, वो तो आपकी रेगुलर क्लासेस लगती हैं। और इसके साथ साथ, इस क्लास के साथ थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक चल रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। किस चीज का कोई खास नहीं दीपमाला जी? चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर लेंगे। बाकी क्यों नहीं आ रहे? मोहम्मद जी, अभिजीत जी वगैरह, ब्रजेश जी भी नहीं आए। अच्छा, स्टडी मैम कुछ खास नहीं। करो तो मेहनत करो, क्योंकि अभी हमारे पास कितना टाइम है? सिर्फ 2 मंथ है। ठीक है, सितंबर को छोड़ दो। ठीक है, मैम सब सब्जेक्ट के एक एक करके एमसीक्यू प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, बिल्कुल बिल्कुल समझ रही हूँ ललिता जी मैं। ठीक है, और जरूर करूंगी एमसीक्यू प्रोवाइड। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक जब भी हमारी ये वाली क्लासेस चल रही है, तब तक आपके पास जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं आपको, ठीक है, तो एमसीक्यू लगा लिया करो। ठीक है, और पेपर 1 का भी लगाया करो, साथ में पेपर 2 का भी लगाया करो। पेपर 2 देखो कि 200 मार्क्स का आता है ना, तो थोड़ा सा लेंथी पेपर है। ठीक है, पेपर 1 में तो आपके फिर भी 3 दिन फैकल्टी काम कर रही, पेपर 2 हमारे पास अकेला ही है। ठीक है, तो पेपर 2 लेंथी भी होता है, इसलिए थोड़ा सा एमसीक्यू पेपर 2 के लिए देख लो। बाकी मैं प्रोवाइड करूंगी धीरे धीरे। ठीक है, बाकी क्यों नहीं आ रहे ब्रजेश जी, मोहम्मद जी? बाकी कौन आया और? ललिता जी, रेखा जी और दीपमाला जी के अलावा? ठीक है, ओके ललिता जी, ठीक है। और कौन आया? देखो 4 मिनट हो गए, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं?
एक प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभिजीत जी आ गया, ओके ओके, गुड मॉर्निंग अभिजीत जी। प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, चेक के बारे में पढ़ते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड प्रोविजन है हाउ आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, और आपका नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्टिंग क्या होता है, यदि चेक जो है वो डिसऑनर हो जाए, मतलब इनसफिशिएंट ऑफ फंड हो तो क्या प्रोविजन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत कोशिश की थी मैंने कि बहुत थोड़ा कम कम लेके आऊं, और लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्लाइड्स जो है वो बन गई हैं, और इतनी कि बहुत मुश्किल से मैं ये सिर्फ कंटेंट का जुगाड़ कर पाई हूँ। बाकी अभी तक बनाया कितना है, जो इस क्लास के लिए वही इंपॉर्टेंट बनाया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा, अब देखो कि हमें पूरा का पूरा एक्ट पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, हम वही पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सब बनाया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है मोहम्मद जी। ठीक है, अभी आप लोगों का वेट ही हो रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो दिस एक्ट इज एनेक्टेड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्लास। ठीक है, तो negotiable instrument act, this act is enacted to define and amend the law relating to promissory note। ठीक है, और हमारा ये negotiable instrument मेनली क्या बात करता है, promissory note के बारे में बात करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करता है, चेक के बारे में बात करता है। ये तीन ही इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये एक्ट एप्लीकेबल है होल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये कम एक्ट जो है वो कब कम इनटू एग्जिस्टेंस में आया था, कब कम इनटू फोर्स में आया था, तो 1 मार्च, ठीक है, 1882 को। ठीक है, और ठीक है, और इसको जैसे कि बिल पेश करते हैं, ठीक है, तो ये कब किया गया था, 1881 में किया। ठीक है, अब मीनिंग क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर करना, इंस्ट्रूमेंट मीन रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसफरेबल है। ठीक है, जिसको कि ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज पेमेंट टू स्पेसिफिक पर्सन और बेयरर टू द इंस्ट्रूमेंट एट द स्पेसिफिक डेट। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है कि पेमेंट कौन पर्सन देगा, ठीक है, और किस पर्सन के पास ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा, ठीक है, और किस पर्टिकुलर डेट को जो है वो पेमेंट मिलेगी। ठीक है, और ये एक्ट जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये वर्ड आपका, द एक्ट डज नॉट डिफाइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हाउएवर हम बात करें सेक्शन 13 में प्रोवाइड किया गया 3 काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, कि मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले मान लो कि एक पीस ऑफ पेपर होता है, मतलब एक रिटन इंस्ट्रूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है, ट्रांसफर मीन नेगोशिएबल मीन ट्रांसफरेबिलिटी, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। पीस ऑफ पेपर मीन एक इंस्ट्रूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को हम पीस ऑफ पेपर कहते हैं। ठीक है, पीस ऑफ पेपर और एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या होता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट होगा, रिटन इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि ट्रांसफरेबल है, उसे हम क्या कहेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो सेक्शन 13 में दिए गए हैं आपके 3 काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन कहां पर दी गई है, सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया गया, और चेक जो है बताया गया आपका सेक्शन 6 में। ठीक है, अब बात करें फीचर की, कहीं भी किसी को समझ नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, साथ साथ में बता दीजिएगा। ठीक है, और जब हम फीचर की बात करते हैं, क्या कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
बाकी समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पहले नहीं पढ़ा हो, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसे डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसको, जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं, जिसको कि एक पर्सन के द्वारा दूसरी, एनी रिटन डॉक्यूमेंट हैविंग ट्रांसफरेबिलिटी नॉन एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद जी, ठीक है। और दीपमाला जी, रेखा जी, ललिता जी, समझ आ रहा ना? देखो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपने कुछ कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है? पेमेंट के बारे में लिखा है, ठीक है, कि पेमेंट कौन देगा, पढ़ा है, छोटा सा है, हाँ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट हो सकता है कि जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हो, ठीक है, तब मैं बता देना चाहती हूँ साफ साफ। वैसे तो चलो सबने पढ़ा, क्योंकि पता क्या हुआ था कि लास्ट क्लास में ना ये पढ़ा मैं, ओके, ठीक है। तो हम लोग जब ना लास्ट बैच चल रहा था मेरा, तो मैंने बोला कि आप क्या करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को खुद से पढ़ लें, ठीक है। और मैंने ऐसे चार्ट के थ्रू थोड़ा सा बताया था कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रांसफरेबल होता है, उसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, आपका प्रोविजरी नोट होता है, और चेक होता है। ये सब मैंने चार्ट के थ्रू थोड़ा थोड़ा बताया एक ही सेशन में, जो है एक 1 आवर की क्लास में जो खत्म किया। फिर एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने आज तक पहले पढ़ा नहीं है। वैसे तो हम लोगों ने भी पढ़ा है, बिजनेस लॉ में ये सब्जेक्ट था, ठीक है। और अदरवाइज हम जुडिशरी वगैरह का पेपर देते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये, मेंस में भी और प्री में भी, ठीक है। लेकिन तो मैं ऐसे ही बता रही थी, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप सभी ने पढ़ा है, और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है तो छोटा सा, छोटा तो नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा है, बट ये है कि हम लोग मेन मेन प्रोविजन को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, एलएलपी में भी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिजनेस लॉ में ये सब्जेक्ट था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, ये सब हमारे बिजनेस लॉ में हमने पढ़े, ठीक है। चलो, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या कुछ फीचर है? पहला तो बोला कि राइटिंग में होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, कि वन पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। और रेखा जी और ललिता जी, ठीक है, तो इट शुड क्रिएट अ राइट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करता है किसी पर्सन का राइट, ठीक है, कि वो रिसीव करेगा मनी, ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन, और दूसरे पर्सन की लाइबिलिटी के बारे में बताता है। अब देखो कि यहाँ पे प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है, जिसमें एक पर्सन ने कहा कि मैं अपने इस दोस्त को इतने दिन में जो है वो इतने पैसे दूंगा, ठीक है, उसने प्रोमिसरी नोट बनाया। तो यहाँ पर एक पर्सन की लाइबिलिटी राइज हो गई, ठीक है, दूसरे पर्सन का राइट क्रिएट हो गया। दूसरा पर्सन जो है वो पैसे लेने का हकदार है, एक पर्सन जो है वो पैसे देने का हकदार है, तो इसकी लाइबिलिटी वहां पर क्रिएट हो गई, ठीक है। और ऑफ अ पर्सन टू पे मनी, ठीक है। और फिर बात करें कि होल्डर टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, जो कि धारक है उसकी उपाधि जो है वो दोष से मुक्त है। इसका मतलब है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, वो एक्वायर करता है गुड टाइटल, कि उसके पास गुड टाइटल है रिस्पेक्टिव एनी डिफेक्ट्स इन द प्रीवियस होल्डर टाइटल, ठीक है, कि जो पिछले प्रीवियस कोई होल्डर था उसके स्वामित्व में किसी भी दोष के बावजूद एक धारक उचित समय पर एक अच्छा शीर्षक जो है वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। होल्डर इन होल्डर टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स की बात करी गई कि क्योंकि जिस भी पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, वह एक्वायर कर सकता है गुड टाइटल, ठीक है। अब बात करें कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इज वन हु रिसीव द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? वो पर्सन होता है जो कि रिसीव करता है इस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन के लिए, मतलब पैसे लेने के लिए, ठीक है। हिंदी में जब भी आता है तो यहाँ पर विचार आता है, तो इसको थोड़ा सा अपने विचारों से निकाल देना, और यहाँ मान लेना कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स की, पार्टनरशिप एक्ट की, या किसी भी ऐसे बिजनेस लॉ सब्जेक्ट की जो हम बात करते हैं जिसमें कंसिडरेशन की, पैसे का लेन देन होता है, तो इसका मतलब यही समझिएगा, कंसिडरेशन मतलब पैसा जो भी लेन देन होता है, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स इज वन हु रिसीव द करता है इंस्ट्रूमेंट को, किस लिए? पैसे लेने के लिए, ठीक है, विदाउट नोटिस एज टू डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफर, ठीक है,
मतलब एक गुड फेथ में जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है। और बिफोर मेच्योरिटी, ठीक है, बिफोर मेच्योरिटी से पहले, मेच्योरिटी से जो मतलब जितना टाइम दिया है कि 7 मई को जो है वो मैं ये पैसे दूंगा, तो आप उससे पहले किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ताकि वो पर्सन हकदार रहे कि उस दिन से उस पर्टिकुलर डेट को उसके पास जाए और ये बोले कि मेरे को उसने कहा, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, इट मीन्स कि मैं यहाँ पर एंटाइटल हूँ पैसे लेने के लिए। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी की बात करी गई, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, और कैन बी ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ टाइम, कब मतलब नंबर ऑफ टाइम आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो जब तक कि पेमेंट मिल नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि एक पर्सन ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसमें लिखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करी गई, ठीक है, कि यहाँ पर बोला कि मैं चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे प्रोमिसरी नोट है, चाहे आपका चेक, ठीक है, हाँ ये बोला कि मैं जैसे प्रोमिसरी नोट की बात करें कि मैं इस पर्सन को इतने रुपए 500 रुपीज जो है वो देने का वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ इस पर्टिकुलर डेट को, ठीक है, और डेट यहाँ पर मेंशन करी गई है, कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ डेट मेंशन करी गई है। तो आप देखो कि उस दिन कब बोला था, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 13 मई को आपने बोला, ठीक है, कि ठीक है 13 मई को बोला कि हमें उस दिन उसकी पेमेंट कर दूंगा, और जब तक इस पर्सन ने क्या करा कि दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और उस पर्सन ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो यदि 13 मई हो चुकी है और इस बीच वाले पर्सन ने पेमेंट ले ली है, ठीक है, तो वो इस किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक जो है वो आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो। आप बात करते हैं प्रिजम्पशन की। प्रिजम्पशन होता है कि आप प्रिज्यूम कर लेते हो, ठीक है, जब भी ठीक है, जब भी आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो ये क्या है, सब्जेक्ट टू द सर्टेन प्रिजम्पशन, ठीक है, ये सब्जेक्ट है कुछ एक सर्टेन प्रिजम्पशन का। और सेक्शन 118 में क्या दिया गया है, प्रिजम्पशन के बारे में दिया गया, ठीक है। फर्स्ट है आपका कंसिडरेशन, ठीक है, कि कंसिडरेशन मतलब पैसे का लेन देन। इट शेल बी प्रिज्यूम, हम मानते हैं कि एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब भी बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो वो कंसिडरेशन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में तो यही आया ना कि जब अभी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाती है तो वो कंसिडरेशन के लिए ही की जाती है। यदि उनके बीच में कोई लेन देन रहेगा तभी तो वो ये बनाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना। एंड दैट एवरी सच इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड, इंडोर्स, नेगोशिएटेड और ट्रांसफर, ठीक है। यहां पर बोला कि प्रत्येक जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जब प्रत्येक लिखित जिसे स्वीकार किया गया है, जिसे एक्सेप्ट किया गया है, एंडोर्स किया गया है, नेगोशिएटेड किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, वाज एक्सेप्टेड, ठीक है, वो या तो एक्सेप्ट हो गया है, एंडोर्स है, नेगोशिएटेड है, ट्रांसफर है, ट्रांसफर और फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। तो हम ऐसा मानेंगे कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कि एक पार्टी ने बनाया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, इंडोर्स डॉक्यूमेंट है आपका, नेगोशिएटेड किया गया, किसी दूसरे को दिया गया, मतलब ट्रांसफर किया गया, तो वो उसको एक्सेप्ट भी इसलिए किया गया है, इंडोर्स इसलिए किया है, नेगोशिएटेड इसलिए किया है, ट्रांसफर इसलिए किया है कंसिडरेशन लेने के लिए, ठीक है। हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं। प्रिज्यूम होता है मानना, कि जैसे कि प्रिजम्पशन की हम एविडेंस एक्ट में भी बात करते हैं, तो बोलते हैं कब कब जो है वो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा, है ना, आता है ना। तो हम भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमारे माइंड में भी सबसे पहले ये आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यदि बनाया गया है तो उसकी कुछ एक प्रिजम्पशन होगी। सबसे पहली प्रिजम्पशन क्या है, कि वो कंसिडरेशन के लिए बनाया गया होगा, पैसे के लेन देन के लिए बनाया गया होगा, है ना। और बी बोला कि डेट भी मेंशन करी गई होगी, तो इट शेल बी प्रिज्यूम दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेयरिंग अ डेट वाज मेड और ड्रॉन ऑन सच डेट, ठीक है। ये माना जाएगा कि जिस भी आप डेट को आप बना रहे हो वो भी लिखी होगी, और जिस दिन डेट ऑफ मेच्योरिटी होगी, मतलब जिस दिन वो आपको पैसे मिलने वाले होंगे, वो भी वहां मेंशन होगी। अब देखो कि
किसी एक पर्सन है ना प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? सिर्फ आप एक प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको इस वाला फलना डेट को जो है वो पैसे दूंगा। अब देखो कि इस पर्सन ने ना कोई फॉर एग्जाम्पल के लिए ये बना दिया, पूरा प्रोमिसरी नोट बना दिया, और एक पर्सन ने बी को कोई डेट यहां पर मेंशन नहीं करी कि बी को ये कुछ नहीं, यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में बी के बारे में कुछ नहीं लिखा कि आपको किस दिन जो है वो आपकी पेमेंट मिलेगी। तो ए के पास तो फिर अनलिमिटेड राइट रह गया, मतलब जब बात करें यदि उसको नहीं देने हैं पैसे तो वो लारे लगा रहा है कि आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, है ना। तो इस तरह जो है वो कर रहा है, तो यहाँ हम नहीं कहेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही नहीं है यदि उसमें डेट मेंशन नहीं करी होती। डेट तो मेंशन होनी ही चाहिए, ठीक है। जो तारीख वाला प्रत्येक जो भी कार्य है वो लिखित ऐसी तारीख को बनाया गया या निकाला गया था, ठीक है, ये हम मानेंगे, प्रिज्यूम करेंगे कि डेट भी उसमें मेंशन होगी, तभी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। अब टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस भी बताया गया होगा, ठीक है, कि अब एक पार्टी ने प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी ना कि अभी ये पेमेंट नहीं कर रहा है, इट मींस की प्रोमिसरी नोट बना के उस पर्टिकुलर डेट को ये क्या करेगा, पैसे दे देगा, ठीक है, जितना भी उसका लेन देन रहेगा, जितना भी उसका रहेगा वो उसको दे देगा। तो टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस की भी बात करेंगे, इट शैल बी प्रिज्यूम, हम ये मान लेंगे कि एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज वाज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, कि जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट की जाती है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम में की जाती है आफ्टर इट्स डेट फॉर बिफोर अ मेच्योरिटी, ठीक है, कि बोला है हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और विद इन रीजनेबल टाइम के लिए कि आपको यहां बताया गया था कि इस पर्टिकुलर डेट को, इस पर्टिकुलर टाइम को आपको क्या मिलेंगे, आप जो है वो कंसिडरेशन लेने का हकदार रहेंगे, ठीक है, मतलब जो भी पैसे का लेन देन होगा वो आप ले सकते हो, लेकिन आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी और को बिफोर इट्स मेच्योरिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो कि बोला था 16 मई को कि ये इसमें आपको जो है वो इतना मतलब 10,000 की पेमेंट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, 10,000 की पेमेंट जो है वो मिल जाएगी, और आपने 16 मई को इसकी मेच्योरिटी डेट थी, आपने उससे पहले किसी को ट्रांसफर किया तो चलेगा, ठीक है, वो पर्सन ले लेगा। लेकिन यदि आप उसके बाद कर रहे हो, ठीक है, और आपने यहाँ पर पेमेंट ले ली, आप उसके बाद कर रहे हो, इट मीन्स कि आपने पेमेंट ले ली है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, आफ्टर इट्स डेट और इट्स मेच्योरिटी, ठीक है, मेच्योरिटी। अब नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर। हम प्रिज्यूम करेंगे कि एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफरेबल होता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, बट बिफोर इट्स मेच्योरिटी, जब मेच्योर नहीं होगा, मतलब उसमें टाइम दिया गया कि आपको इस पर्टिकुलर डेट को जो है वो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप लेने के हकदार रहेंगे, इंटाइटल रहेंगे, ठीक है, तो उससे पहले जो है आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला कि ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इट शेल बी प्रिज्यूम दैट एंडोर्समेंट वर मेड इन ऑर्डर विच दे अपेयर हियर इन, ठीक है, यहां पर बोला कि यह माना जाएगा कि जो भी मतलब ऑर्डर ऑफ इंडोर्स, मतलब आप जो है वो किसी को इंडोर्स करोगे ना, किसी और को आप जो है वो क्या कर रहे हो कि अपना डॉक्यूमेंट दे, मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इंडोर्स कर रहे हो, तो वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन दे रहा है दूसरा उसी को वापस दे रहा है, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी उस डॉक्यूमेंट को इंडोर्स कर रहे हो वो मेड इन ऑर्डर में होना चाहिए, विच दे अपेयर हियर, ठीक है, जिसे जिस पे जो है वो जिस क्रम में वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। देखो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये प्रोमिसरी नोट है ना, ठीक है, और यहां पर एक पर्सन का नाम लिखा था ए का, ठीक है, आप क्या करते हो, बिफोर मेच्योरिटी बी को दे देते हो, बी का भी सी के साथ कोई लेन देन रहेगा तो बी जो है वो सी को बता देगा, सी को ये दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे, फिर वो डी को दे देगा, तो यहाँ पर बोला यहाँ पर अब जैसा कि ऑर्डर में लिखा होगा ना वैसा ही किसी को इंडोर्स किया गया होना चाहिए जिस ऑर्डर में। फिर स्टैंप जी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इट शेल बी प्रिज्यूम दैट इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली साइन और स्टैम्प होना चाहिए, कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, जो ड्यूली सिग्नेचर होने चाहिए उसमें और प्रॉपरली स्टैंप भी लोग जो है वो लगी हुई।
स्टैंप किसकी लग सकती है? आप देखो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो आप नोटरी पब्लिक के पास जा सकते हो, तहसीलदार के पास जा सकते हो प्रॉपर उसमें स्टैंप लगाने के लिए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां तक बताओ कि सभी को समझ आ गया जो भी हमने इंट्रोडक्शन में किया? ठीक है, समझ आ गया? ललिता जी, रेखा जी, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। ये दिया गया है आपका सेक्शन नंबर 4 में। ठीक है, प्रोमिसरी नोट के बारे में कि सेक्शन नंबर 4 में जो है वो आपका प्रोमिसरी नोट दिया गया है। थोड़े से सेक्शन थोड़े से याद कर लेना कि प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 में दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में दिया है, चेक दिया है आपका 6 में, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट 99 और 100 में दिया है, एक 138 जो कि डिसऑनर ऑफ चेक की बात करता है। हाँ, जिस तरह से इंडोर्स किया है वैसे ही माना जाएगा, उसमें बाद में किए गए चेंजेस कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें जो बाद में किए गए यदि किसी पार्टी के द्वारा चेंजेस कर दिए ना, ठीक है, तो वो नहीं रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। तो सेक्शन नंबर 4 में दिया है आपका प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट एक लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है एक वन पार्टी के द्वारा। प्रॉमिस करता है वो कि मैं पे करूंगा, प्रोमिसिंग टू पे द डेप्ट ऑन टू अनदर पार्टी। ठीक है, कि यहां पर बोला कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, लीगल इंस्ट्रूमेंट, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन जो है वो होता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है। ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा सा इजी करने के लिए अलग से जो है वो बताया गया। ठीक है, तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो कि सेक्शन 4 की है। ठीक है, तो समझिए कि प्रोमिसरी नोट क्या है, एक लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पार्टी देती है किसी दूसरी पार्टी को। ठीक है, कि वो पे करेगा कुछ एक डेब्ट। ठीक है, जो कि, ठीक है, दूसरे पक्ष को दिए गए ऋण का भुगतान करने का वादा करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए पार्टी ने क्या किया है, ए पार्टी ने बी से जो है वो 10,000 रुपीज लिए। ठीक है, जिस फिर बाद में बी जो है वो ए से मांगता है, तो ए ये कहता है कि चल भाई मेरे पास तो ये नहीं, अभी तक नहीं है, लेकिन मैं प्रोमिसरी नोट बना के देता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। यहां पर ए पार्टी बी पार्टी को क्या कर रही है, वो प्रोमिसरी नोट बना के एक लीगल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है कि वो प्रॉमिस कर रही है कि मैं पे करूंगा जो भी डेप्ट, ठीक है, ऋण का जो ऋण उसने लिया था उसका भुगतान जो है वो करूंगा। ठीक है, या किसी भी तरह से हो सकता है उसने पैसे लिए हों या कोई भी अदर, कोई उसने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया हो, उन दोनों पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो जिसमें एक पार्टी का कोई लेन देन बच रहा हो, तो उसके लिए वो प्रॉमिस कर सकता है। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में बोला है प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इन राइटिंग में होता है और कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, जिसमें कि निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त के उपक्रम, मतलब यहां पर आप जो है वो कंडीशन नहीं लगाओगे। ठीक है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की बात करिए, आपने प्रोमिसरी नोट बनाया है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और बिल्कुल आपने ये नहीं लिखा, आपने सिर्फ ये लिखा कि मैं ए प्रॉमिस करता है कि बी को इतने पैसे जो है वो एक पर्टिकुलर डेट को देगा। उसमें ये नहीं बोला है कि यदि बी ए के मेरे साथ जो है वो अपनी बेटी की शादी करवाएगा तब मैं जो है उसको इस पर्टिकुलर डेट को मैं इतने पैसे दूंगा, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं होगा, जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी साइन बाय द मेकर, जिस पर्सन ने बनाया है, यानी कि मैंने बनाया है यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, तो मेरे भी साइन होनी चाहिए टू पे अ सर्टेन सम ऑफ रुपीज, और मैं यहाँ पर राजी होनी चाहिए। ठीक है, कि मैंने अपनी कंसेंट दे रही हूँ कि मैं जो है वो पे करूंगी कुछ सम ऑफ रुपीज। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। ठीक है, और टू बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सर्टन इंस्ट्रूमेंट की बात, सर्टन पर्सन की बात करेंगे कि उसके आदेश पर यदि ये बी कहता है, ठीक है,
ये बी बाद में क्या करता था, किसी दूसरे को इंडोर्स करता था, दूसरे को जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो बोला है कि यहाँ पर साफ साफ डेफिनेशन में बोला है टू ऑर्डर द ऑफ सर्टन पर्सन, ठीक है, जिसको भी, और द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मैं ये भुगतान करूंगा। ठीक है, समझ आ गया। इसी में सब कुछ डिफाइन करके रखा हुआ है सेक्शन 4 की डेफिनेशन में। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा घुमा फिरा के जो है वो हम इसको पढ़ते हैं, और मेन फीचर वगैरह ये वहां ही से सब कुछ निकलता है। अब नोट याद रखना है इसमें, बैंक नोट। बैंक नोट देखो कि बैंक में लिखा होता है ना कि बैंक के जो नोट होते हैं, बैंक नोट और करेंसी नोट, जैसे कि आपके 100 रुपीज का नोट होता है, ठीक है, और जैसे कि आपके सारे जितने भी आपके करेंसी नोट है, वहां पर लिखा होता है ना, मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन देता हूं, तो ये जो है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होते। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अदरवाइज आपको यही से देखने को मिल जाएगा प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि राइटिंग में होते हैं, और उसमें कंटेनिंग क्या, उसमें बताया गया होता अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जिसमें निर्माता जिसने बनाया है हस्ताक्षरित एक बिना शर्त, जिसने यदि हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, यदि उसने अपनी कंसेंट दी है तो वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग के लिए दी है, उसके लिए कोई शर्त वहां पर रखी नहीं गई है। फिर तभी जो है वो कोई शर्त के बिना ही साइन किए हैं मेकर के द्वारा, मतलब उस बनाने वाले पर्सन के द्वारा, ठीक है, कि वो पे करेगा कुछ सर्टेन सम ऑफ रुपीज, और ऑर्डर, ये तो या तो उस पर्सन को पे करेगा, और ये तो ऑर्डर ऑफ जो पर्सन, ठीक है, जिसके लिए उसने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के बी के लिए ए ने यहां पर बोला कि मैं बी को पैसे दूंगा, तो या तो वो बी को देगा, या इसके द्वारा कहीं ऑर्डर किया जाएगा किसी दूसरे पर्सन को, तो वो उसको देगा, जिसके भी पास जो है वो बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, जिस पर्सन का के पास जो वो इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, उसी को जो वो पेमेंट करेगा। प्रोमिसरी नोट रिप्रेजेंट दैट ड्रॉर हैविंग द लाइबिलिटी, हाँ, ड्रॉर के पास लाइबिलिटी होती है कि वो पे करेगा कुछ एक सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, बेयरर यानी कि जिसके भी पास इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसे हम ड्रॉई कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया होता है। अब यहां से समझो, यहां पर बोला कि पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक मेकर होता है और दूसरा पे होता है। एक यहां पर ठीक है, यहां पर एक पार्टी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्टी को जो बनाता है, मेकर जो होता है, उसे हम कहते हैं आपका, ठीक है, फर्स्ट पार्टी को हम मेकर कहते हैं, और दूसरी पार्टी जिसको आपने पैसे देने हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका पे कहते हैं, ठीक है, पे कहते हैं। मेकर एक ऐसा पर्सन होता है जो मेक करता है, जो कि बनाता है प्रोमिसरी नोट को, और प्रॉमिस करता है कि मैं क्या करूंगा, आपको पेमेंट करूंगा, प्रॉमिस करता है वो पे करने के लिए, उसे हम मेकर कहते हैं। अब पे की बात करेंगे, पे टू होम द पेमेंट टू बी मेड, ठीक है, जिसको पेमेंट जो है वो दी जानी है, ठीक है, कि जिसको पेमेंट दी जानी है, जिसको पेमेंट आने वाली है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मोहम्मद जी अभिजीत जी से कहते हैं कि मैं आपको जो है वो 10,000 रुपीज दूंगा, ठीक है, और यहां पर मोहम्मद जी कहते हैं और रिटर्न में उसको लिख कर देते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अभिजीत जी को 10,000 रुपीज देगा, ठीक है, बट उसमें याद रखना है कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यार पैसा नहीं मिलोगे, अभिजीत जी मेरा ये काम करेंगे तो मैं पैसे दूंगा ना, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की बात करेंगे कि आप जो है वो फ्रीली है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दे रहे हैं अपनी, ठीक है, यहाँ पर मेकर, मेकर कौन हुए, मोहम्मद जी जो कि बना रहे हैं, पे कौन हुए, जिसको कि आपने पैसे देने हैं, जिसको कि द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड कॉल्ड एज अ पे, ठीक है, पे कौन हुए, तो अभिजीत जी हुए, ठीक है, ठीक है। अब बात करें असेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट की, ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप जो है वो उस आपने कंटेन करा हो अंडरटेकिंग, ठीक है, कि आपने जो है अंडरटेकिंग करी हो कि मैं पे करूंगा, ठीक है, कि आप पे करने के बारे में बोल रहे होने चाहिए उसमें। फिर इट मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, कि आप जो है एक्सप्रेस प्रॉमिस करोगे कि मैं पे करूंगा, ठीक है, बाय ऑरल। एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताओ। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कई बार हमने समझा है। एक्सप्रेस होता है जब आप बाय वर्ड या ऑरल फॉर्म में
कुछ भी कहते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो या किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट आप बाय वर्ड या ऑरल तरीके से, तो यहाँ पर भी जो है वो इन राइटिंग में जो है वो आपका प्रोमिसरी नोट होगा, और जिसमें एक्सप्रेस किया होगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पे करूंगा, और प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल, ठीक है, एक्सप्रेस बाय वर्ड और ऑरल, और इम्प्लाइड होता है बाय कंडक्ट, ठीक है, जब आपने कुछ बोला नहीं और बाय कंडक्ट ही जो है वो आपको शो हो गया, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब बोला कि प्रॉमिस टू पे, ठीक है, अनकंडीशनल, ठीक है, कि शुड बी अनकंडीशनल होना चाहिए, आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि यहाँ पर मोहम्मद जी या अभिषेक जी के बारे में जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर कोई वो प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि अभिजीत जी आप ये पर्टिकुलर काम करोगे, आप मेरे को पेपर टू लॉ के नोट्स दोगे, तब मैं आपको जो है वो ये पैसे ट्रांसफर करूंगा ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जो प्रॉमिस होगा पे करने का वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइन होना चाहिए बाय द मेकर, जिसने उसको बनाया है उसके द्वारा भी साइन होना चाहिए, और सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, और आपने कोई ना कोई दय राशि वहां पर जो है वो लिखी हो, ठीक है, स्पेसिफिक भी आपने मेंशन किया, कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट बात होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट आपने लिखा है 10,000 मीन 10,000, इस पर्टिकुलर डेट को मीन इस पर्टिकुलर डेट को, सब कुछ आपने मेंशन किया। तो सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी ओनली, ठीक है, जो भी दस्तावेज है वो केवल धन और धन का भुगतान करने का जो है वो वादा करता है। सिर्फ यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट या प्रोमिसरी नोट आप कभी भी बात करो, कभी आपको एमसीक्यू में आ जाए या किसी भी, ठीक है, तो वहां पर आ जाए कि प्रोमिसरी नोट क्या मनी के अलावा किसी और चीज के लिए जो है वो हम यूज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। जब भी आप प्रोमिसरी नोट की बात करेंगे तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर प्रॉमिस किया जाता है कि मैं पे करूंगा मनी, सिर्फ मनी ओनली, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है वो किसी लड़की के साथ, जैसे कि कोई लड़का लड़की को बोले कि मैं आपसे शादी करने का वचन देता हूं, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा, ठीक है, अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, बिल्कुल मोहम्मद जी, और ओनली जो है वो बात करी गई हो पे करने के सिर्फ और सिर्फ मनी को, और साइन होना चाहिए किसके द्वारा, मेकर के द्वारा, जिसकी लाइबिलिटी बनती है उसी का तो साइन होगा ना, ठीक है। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टन, ठीक है, और जो मेकर है और पे जो है वो एक भुगतान करता जो है वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हाँ आगे इंडोर्स किया जा सकता है उसको, लेकिन आप जो मेकर है वो पैसे देने वाला एक निश्चित होना चाहिए, और पे भी जो है वो यदि उस इंस्ट्रूमेंट में जिस चीज को इंडोर्स किया है, जिस जो भी बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है आप उसी को पे करोगे, ठीक है, और ये बात सर्टेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट किसी और के पास है और पेमेंट कोई और ले रहा है। हो सकता है कि देखो कि कभी कभी ना लोग थोड़े बनते हैं कि देखो कि यहाँ पर एक प्रोमिसरी नोट बनाया था ए ने बी को, ठीक है, बी को बोला कि आपको मैं इतने 10,000 रुपीज जो है वो प्रॉमिस करता हूँ पे करने के लिए, कोई कंडीशन लेगा, बिल्कुल बढ़िया प्रोमिसरी नोट हो गया। तो बी ने क्या करा ना, उसको आगे ट्रांसफर कर दिया, सी को कर दिया, ठीक है, और जिस दिन डेट ऑफ मेच्योरिटी थी, फॉर एग्जाम्पल के लिए 15 मई थी, तो जिस दिन ये खुद भी पैसे लेने के लिए आ गया और ये सी भी आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिस भी पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, तो वो उसी को पैसे दिए जाएंगे, उसी को हम पे ही कहेंगे। यदि आपने इसको ट्रांसफर कर दिया है तो आप खुद इंटाइटल नहीं है पैसे लेने के लिए। प्रोमिसरी नोट क्रिएट करता है लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ओनली, पेमेंट ऑफ मनी ओनली, बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद जी। और स्टैंपिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट इज असेंशियल अंडर द स्टैंप एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 की बोला है कि इंडियन स्टैंप एक्ट के अंडर जो प्रोमिसरी नोट है उसमें स्टैंप जरूर होनी चाहिए, ठीक है, और अनस्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है, और अनस्टैम्प्ड जो भी प्रोमिसरी नोट है वो एडमिसिबल नहीं होंगे इन एविडेंस में, और नो शूट कैन बी मेंटेन, ठीक है, बिना मोहर लगा हुआ वचन पत्र जो है वो साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, कि जिस डॉक्यूमेंट पर, जिस इंस्ट्रूमेंट पर, प्रोमिसरी नोट पर जो यदि स्टैंप नहीं लगी है, ठीक है, तब हम
से कहेंगे कि ये एडमिसिबल नहीं है। कोर्ट में भी वही चीजें एडमिसिबल होती हैं जो कि रेलेवेंट होती है, जिसमें प्रॉपर आपका जितना भी स्टैंप वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज हैं लीगली तौर पर वो होनी चाहिए। लिमिटेशन पीरियड कितना रहता है प्रोमिसरी नोट के केस में फाइल करने का सूट को? तो 3 ईयर। देखो कितनी इंपॉर्टेंट अनदर चीजें आपको पता चल रही है ना, लिमिटेशन एक्ट में भी पहुंच के प्रोमिसरी नोट यदि आपने बनाया है तो आप कब तक फाइल कर सकते हो केस? 3 सालों तक। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने उस दिन प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है, और ये बोला था कि 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के बाद 30 मई को फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पेमेंट दे दी जाएगी। आपको पता चल गया कि इस दिन इसने पेमेंट नहीं दे रही, ठीक है, और इसने इनकार कर दिया कि मेरे को पेमेंट नहीं देनी है, तो वहां पर आपकी इस दिन से लेकर जिस दिन आपका जो प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, उसमें जो है वो पैसे देने से आपको मना करती है, डिसऑनर हो, ठीक है। तो यहां से आपका 3 सालों तक आप जब मर्जी जो है वो केस फाइल कर सकते हो कॉज ऑफ एक्शन से, ठीक है, लेकर कि जब तक आपका 3 साल नहीं होता तब तक आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। नॉट टू फाइल अ सूट इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, सॉरी फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करिए, जिस दिन बनाया है, ठीक है, जिस दिन से जो है वो 3 ईयर तक इसकी लिमिटेशन पीरियड रहेगा। और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, और बी पर्सन जिसके लिए बनाया गया, जिसको जब तक नॉलेज, मतलब जिस दिन जो है वो उसको नॉलेज मिलेगा तब तक जो है वो उसकी 3 ईयर जो है वो क्या रहेगा, लिमिटेशन पीरियड रहेगा। तब तक तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी पर्सन केस फाइल करना होएगा तो वो कर सकता है, ठीक है। यदि अमाउंट ज्यादा होता है तो लोग बेझिझक केस कर देते हैं, कम होता है तो लोग करते भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स में क्या होता है बहुत टाइम लग जाता है केस को सॉल्व होने के लिए, इसलिए लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। अब बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो सेक्शन 5 में दिया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी अंडरस्टूड एक रिटन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट के जितने भी प्रोविजन थे वो समझ आ गए ना सभी को? ठीक है, समझ आ गए तो जल्दी से बता दो, नहीं कोई डाउट है तो भी जल्दी से बता दो, ठीक है। यहां पर बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपका सेक्शन 5 में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना, सेक्शन 5 में दिया गया है। अब बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज को हम अंडरस्टूड करते हैं कि एक क्या है, हम इस तरह से समझते हैं कि एक रिटर्न नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? रिटर्न नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैरी करता है क्या? जी मैम क्लियर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन होनी चाहिए, स्टैंपिंग एसेंशियल होनी चाहिए, और अनस्टैम्प प्रोमिसरी नोट इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। और 3 ईयर लिमिटेशन पीरियड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और कम इन द नॉलेज, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी अंडरस्टूड एज रिटन और नेगोशिएबल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। यहां पर बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? आपका रिटन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर किया होता है पे करने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ मनी टू वन पर्सन एंड और टू होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और दूसरे पर्सन को जो कि होल्डर है किसी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। और डायरेक्शन यहां पर दी गई होती है, किसी पर्सन को डायरेक्ट किया गया एज डायरेक्टेड टू इंस्ट्रूमेंट बाय द मेकर। और बिल ऑफ एक्सचेंज इज आइदर पेबल ऑन डिमांड आफ्टर द स्पेसिफाइड टर्म, ठीक है। यहां पर बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आइदर पेबल ऑन डिमांड होता है जब स्पेसिफिक टर्म जो है वो डिफाइन करी की होती है, ठीक है। अब डेफिनेशन को देखें कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटर्न में होता है, राइटिंग में होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, ये भी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की बात करेगी। साइन किसके द्वारा होता है? मेकर के द्वारा। और यहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है पे करने के लिए सर्टन पर्सन को, कि आप पे करोगे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू, और ऑर्डर टू सर्टन पर्सन जिसके भी पास जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा, ठीक है। यहां पर भी यही बात बोली गई है कि, ठीक है, कि यहां पर अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, ठीक है, और यहां पर पेमेंट नहीं होगा, सॉरी प्रॉमिस नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट किया होगा एक पर्सन को कि आप पे करोगे, ये ऑर्डर दिया होगा, ठीक है, कि आप जो है वो पे करोगे सर्टन सम ऑफ रुपीज, ठीक है, जो भी यहां मेंशन रहेगा, ठीक है। अब बात करें
इसमें होता है आपका ड्रॉर, ड्रॉई और पे, तीन लोग होते हैं, ठीक है। एक ड्रॉर होता है जिस द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर, ठीक है, जो कि आपका ऑर्डर देता है, टू पे, और हु मेक द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। ड्रॉई वो पर्सन होता है हु डायरेक्ट करता है पे करने के लिए, इज कॉल्ड द ड्रॉई, कि वो पर्सन जो कि डायरेक्ट करता है, हु इज डायरेक्टर, ठीक है। टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई, एंड व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट, जब ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है बिल को, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये एक्सेप्टर है। देखो कि यहाँ पर ना, फॉर एग्जांपल के लिए ए ने बी को यहाँ प्रोमिसरी नोट के केस में क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं पे करूंगा ये सर्टेन सम ऑफ रुपीज। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक पार्टी है, ठीक है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रही है, ठीक है, द पर्सन हु गिव द ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एक पर्सन प्रॉमिस ना करते हुए ऑर्डर करता है कि ये बी जो है वो मेरे को इस पर्टिकुलर डेट को इतने रुपीज जो है वो देगा, ठीक है। और बी कौन हुआ, ड्रॉई, ठीक है, जिसको कि डायरेक्ट किया होता है कि वो मेरे इस पेमेंट को देगा। और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, उस जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट कर लेता है, तब हम उसके उसे एक्सेप्टर कहेंगे, ठीक है। और पेई कौन होता है, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड, पेमेंट टू बी मेड इज कॉल्ड पे। अब तीसरा पर्सन कौन हो गया आपका पेई। पेई वो पर्सन होता है, ठीक है, पेई वो पर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, बी ने, बी को यहाँ पर डायरेक्ट किया गया कि आप जो है वो ए को इतने पैसे देंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर किया गया। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए ए ने किसी और को एंडोर्स कर दिया ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, जिसको भी ट्रांसफर किया, इसने किसी और को कर दिया, इसने किसी और को कर दिया, ऐसे ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो जो भी लास्ट पर्सन होगा जिसे पेमेंट वो मिलेगी, उसे हम पेई कहेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया ना, दोबारा से देखें, समझ आ गया वैसे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को बोला है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की वजह से, अंडरटेकिंग के अलावा, ठीक है, क्या होता है आपका, ऑर्डर किया जाता है। एक पार्टी जो है वो ऑर्डर करती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे को स्पेसिफाइड सम ऑफ रुपीज, ठीक है, हाँ रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, प्रोमिसरी नोट कंटेन प्रॉमिस टू पे, हाँ हाँ, और बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन करता है ऑर्डर और डायरेक्शन टू पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो रिपीट करने लगी हूँ वैसे ही, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बताते तो बहुत धीरे धीरे समझाया नहीं था, ठीक है। तो चलो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, जब हम समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या, हमने प्रोमिसरी नोट को बहुत अच्छे से जान लिया। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है, ए बी से प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको 10,000 रुपीज इस पर्टिकुलर डेट को, ये पर्टिकुलर डेट मेंशन करेगी, यहां पर दूंगा, ठीक है। लेकिन यदि हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ये एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक तो बोला कि रिटन होगा, दूसरा अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है। उसमें क्या था, अंडरटेकिंग था ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। देखो यहां पर अंडरटेकिंग था कि जो निर्माता था, जो कि बनाने वाला था, जो खुद से अंडरटेकिंग दे रहा था, अपनी अंडरटेकिंग दे रहा था कि मैं क्या करूंगा, आपको पेमेंट करूंगा। लेकिन यहां बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है, कि बिना किसी कंडीशन से आप जो है वो ऑर्डर कर रहे हो कि आप पे करोगे, कि दूसरे पर्सन को ऑर्डर कर रहे हो कि आप पे करोगे मेरे को स्पेसिफाइड सम ऑफ रुपीज, ठीक है, जितने भी मनी है, किसी पर्सन को, और होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, जिसके भी पास जो है वो, ये क्या लिख रहे हैं आप, रेखा जी, देखो कि बिल ऑफ एक्सचेंज समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है आपका राम, ठीक है, ये है आपका श्याम, ठीक है, और ये है आपका सोहन, ठीक है। तो ये राम ना, ये इस राम ने, ठीक है, श्याम जी से जो है वो पैसे लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए पैसे लेने, यहां पर समझो। तो यहां राम जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे,
बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, विनिमय पत्र जिसे कहते हैं। और यहां पर पहले तो बोला कि एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट होगा, एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। यहां पर ये नहीं बोलोगे कि आप मेरे को पैसे कब देना, तब देना जब ये पर्टिकुलर डेट आप कंडीशन पूरी हो जाएगी ना। ये है अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, इतनी अनकंडीशनल, ठीक है। और यहां पर ऑर्डर अंडरटेकिंग ना देते हुए हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। यहां पर राम ये नहीं करेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं, राम शाम को कहेगा, ऑर्डर करेगा कि इस पर्टिकुलर डेट को शाम मेरे को इतने पैसे दो देंगे, ठीक है। यहां पर ऑर्डर कैसे किया जा रहा है, शाम को किया जा रहा है, ठीक है। शाम को ऑर्डर किया जा रहा है कि आप मेरे को इस पर्टिकुलर डेट को इतने पैसे देंगे। और उस पर्सन या तो मेरे को देंगे या तो उस पर्सन को देंगे जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम ने भले ही इसको बनाया था, ऑर्डर किया था शाम को कि आप यहां पर इतनी पेमेंट करोगे, और शाम ने फिर क्या कर दिया, ठीक है, जिस दिन उसको एक्सेप्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, कि मेरे को ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ठीक लगा और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको जो है वो बाद में दे दूंगा। फिर राम ने क्या किया, ठीक है, राम का कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा सोहन के साथ भी, तो राम ने सोचा कि चलो यहां से पेमेंट जो है वो आ जाएगी, तो आप क्या करो, मेरे इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ही रख लो। तो यहां पर ऑर्डर किया गया है कि आप स्पेसिफाई पे करोगे ये स्पेसिफिक सम ऑफ रुपीज जो भी यहां मेंशन किया गया है, या तो उस पर्सन को, या तो आप मेरे को करोगे, या तो जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, उसको जो है वो आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। यहां पर डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्ट किया गया है एज द इंस्ट्रूमेंट बाय द मेकर, ठीक है, कि जैसा कि निर्माता द्वारा लिखित में निर्देशित किया गया है कि आप जो है वो या तो मेरे को दोगे या किसी और को, मतलब जिसके भी पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा आप उसको पैसे दोगे, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज आइदर पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है तो बिल या तो मांग पर निर्देशित अवधि के बाद जो है वो देय होता है। यहां पर बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज आइदर पेएबल ऑन डिमांड आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, कुछ टाइम। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ऑर्डर टू मैनेजर to make bill of exchange for another company. मोहम्मद जी थोड़ा सा आप लोग जो है वो समझे नहीं है, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टर जो है वो कंपनी को ऑर्डर करेगा, ठीक है, आपने बोला कि डायरेक्टर कंपनी को ऑर्डर करेगा मैनेजर को कि आप जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ फॉर अनदर कंपनी के लिए ना। यहां पर बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। अब देखो, एक रिटन स्टेटमेंट जिसका यूज मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में किया जाता है, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि देखो कि जैसे मोहम्मद जी के एग्जांपल कोई लेते हैं, एक डायरेक्टर है ना कंपनी का, ठीक है, डायरेक्टर जो है वो एक कंपनी का, ठीक है, वो ये कहता है किसको, ठीक है, डायरेक्टर के बारे में बात ना करते हुए किसी और के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए और बी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और बी का जो है वो कोई लेन देन जो है वो बचता है। नहीं, कमर्शियल पर्पस के लिए, सुनो, ठीक है, यहां पर ए ने, ठीक है, बी को कोई सामान सप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई करा, और बी ने कहा ए को कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ने ए को कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ठीक है, तो ए बोलते हैं कि यहाँ वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये पेन कहाँ जा रहा है मेरा, एक मिनट रुकना।
देखो, ए बी को रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है, और बी क्या कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो ए बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, हम क्या बनाएंगे, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका मेंशन किया गया होगा कि आपको कितने, फॉर एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपीज उसके बनते थे, ठीक है, 20K बनते थे, ठीक है, तो यहां पर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और ए ने ऑर्डर किया, ए को पैसे लेने हैं, ठीक है, ए को पैसे लेने हैं, ए ने ऑर्डर किया बी को, ठीक है, कि आप मेरे को इस पर्टिकुलर डेट में क्या दोगे, 20,000 रुपीज दोगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट को जो है वो आप मेरे को 20,000 रुपीज दोगे, ठीक है, उससे पहले तो जब उसकी इच्छा करती है तो वो दे सकता है, अदरवाइज वो इस पर्टिकुलर डेट को तो देनी पड़ेंगे। तो यहां पर ए जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है बी को कि आप मेरे को उस पर्टिकुलर डेट पर ये स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी जो है वो दोगे, या तो आप मेरे को दोगे, ठीक है, यहां पर उन दोनों का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन, मतलब क्या बात कर रहे हैं, जो आपस में लेन देन था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो बन गया, या तो आप मेरे को दे दोगे, या तो मैंने किसी और को ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो दिया होगा तो आप उसको दे दोगे, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन बी पर्सन को कहता है कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ किसी तीसरे पर्सन से बात करने के लिए ना, यहां पर ऑर्डर कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए ऑर्डर कर रहा है बी को कि आप मेरे को 20,000 रुपीज जो है वो इस पर्टिकुलर डेट को दोगे, ऑर्डर किया जा रहा है, वो अनकंडीशनल ऑर्डर किया जा रहा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है कि आप यहां पर उसका लेन देन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में ये बोल रहा है कि मैं फ्यूचर में सप्लाई नहीं करूंगा तो आप मेरे को 20,000 रुपीज मत देना या देना, है ना, तो अनकंडीशनल ऑर्डर टेक है, अंडरटेकिंग है कि उसको लेना है तो लेना है क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, या कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, तो यहां पर बोला अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी, कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं लिखी हो गई होगी, यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी बी पार्टी को ऑर्डर करेगी आप मेरे को स्पेसिफाइड सम ऑफ रुपीज मनी दो, फॉर एग्जाम्पल के लिए फिर क्या हो गया कि ए गया किसी और सी पर्सन के पास, ठीक है, और उससे सी पर्सन जो है वो ए के लिए काम करता होगा, है ना, तो यहां सी पर्सन ने बी पर्सन ए पर्सन से जो है वो 20,000 रुपीज लेने होंगे, तो यहां पर ए कहता है कि मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा है जिससे आपको ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर बी क्या करते हैं, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को सी को दे देते हैं, ठीक है, तो यहां पर सी भी इंटाइटल है, बी यदि ठीक है, यदि जो मेच्योरिटी डेट है, ठीक है, उस तारीख को सी आते हैं बी से पैसे लेने के लिए तो वो सी इंटाइटल है, लेकिन एक बार इन्होंने किसी और को इंडोर्स कर दिया तो इनकी यहाँ पर राइट खत्म हो जाता है, ये सी इंटाइटल आएंगे, और सी फिर किसी और डी के साथ, फॉर एग्जाम्पल के लिए डी के साथ बात करते हैं, ठीक है, और डी को देना रहेगा उनको 20,000 रुपीज, तो ये आगे उस इंस्ट्रूमेंट को किसी और को ट्रांसफर कर देंगे, तब सी का राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है, और डी का राइट जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर डी इंटाइटल मतलब जिस पर्सन के पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि होल्डर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, जिस पर्सन के पोजेशन में होल्ड आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, वो पर्सन जो है वो पे, मतलब जिस वो पर्सन पैसे लेने के लिए हकदार है, यहां पर डायरेक्ट किया होता है एक पर्सन को कि आप क्या करोगे, हमें सम ऑफ रुपीज दोगे, ठीक है, और यहां पर जो है वो डायरेक्ट किया होता है इन द इंस्ट्रूमेंट बाय द मेकर, ठीक है, जिस भी पर्सन ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसके द्वारा दूसरे पर्सन को डायरेक्शन दी गई होती है कि आप मेरे को ये पर्टिकुलर सम ऑफ रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज ये पर्टिकुलर डेट को दे देना, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये पर्टिकुलर डेट को दे देना, अब ठीक है, समझ आ गया, हाँ, जिसको पेमेंट लेना है वो बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल, जैसे प्रॉमिसरी नोट में क्या था कि जिसको पेमेंट देना था वो प्रॉमिसरी नोट बनाता था, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होगा जिसको पेमेंट लेना है वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, इतनी बात आपको समझ आ गई है, अब आपको वो बात समझ नहीं आई होगी, जैसे कि अब हम बात जानते हैं कि ये ड्रॉ ड्रॉई और पे, ठीक है, ड्रॉ ड्रॉई और पे के बारे में तीन पार्टीज क्या बोला गया है, तो समझिए यहां पर ए को
ठीक है, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया बी के लिए, बी को, कि आप बी को डायरेक्ट किया, ऑर्डर किया और डायरेक्शन दिया कि आप मेरे को 20,000 रुपीज जो है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 अक्टूबर को दे देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर किया बी को। ठीक है, बी ने बोला कि बी ने उस पर साइन कर दिया, बी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को जो है वो पेमेंट कर दूंगा। और ये अभी तक जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास है, यदि वो किसी और को भी दे देता ना, सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, तो जिस भी पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, वो पेई कहेंगे। जिसको पेमेंट दी जाएगी उसे हम पेमेंट उसका पेई कहेंगे। जो पर्सन बना रहा है, वो पर्सन जो कि हु गिव्स द ऑर्डर, जो कि ऑर्डर कर रहा है पे करने के लिए, और हु मेक द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, उसे हम ड्रॉर कहेंगे। ठीक है, और जिस जो कि एक्सेप्ट करता है, यहां पर बी एक्सेप्ट कर रहा है ना, यहां पर ए ने ऑर्डर किया, ए कौन हो गया, ड्रॉर हो गया, बी कौन होगा, आपका ड्रॉय हो गया। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड अ ड्रॉय। ठीक है, और व्हेन ड्रॉय इज एक्सेप्ट द विल जो है इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ठीक है, अब समझ में आ गया, 3 पार्टीज हैं इसकी। एक ड्रॉर जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा और ऑर्डर करेगा वो कि आप जो है वो मेरे को इतने पैसे दोगे, इस पर्टिकुलर डेट को दोगे। ड्रॉय कौन हुआ, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो जिसको भी ऑर्डर किया गया है और जो एक्सेप्ट करता है कि मैं ये पर्टिकुलर डेट को पैसे दे दूंगा। ठीक है, और पे कौन हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि, ठीक है, यदि ए जो है वो आगे किसी को एंडोर्स नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए जो है वो सी को नहीं देता, बी को नहीं देता, और ए और बी के बीच में ही क्या होता आपका, जैसे कि ए बनाता अपना और अपना बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये ड्रॉर था, बी के लिए बनाया, बी को ऑर्डर किया है कि आप जो है वो पेमेंट करोगे, इसे हम ड्रॉई कहेंगे। ठीक है, अब सी ने किसी और को नहीं दिया, तो सी को ही पैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए ने जो है मतलब जिसने बनाया, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को ट्रांसफर नहीं किया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पेई कहेंगे। उसी को पैसे मिलेंगे, जिसको पैसे मिलेंगे उसे हम पेई कहेंगे। ठीक है, बाकी बताओ, मोहम्मद जी, ललिता जी ने तो कह दिया कि आ गया समझ, बिल्कुल ऑल क्लियर। लेकिन अब बाकी बताओ, ब्रिजेश जी भी आ गए क्लास में, अभिजीत जी, दीपमाला जी, कहीं भी कोई डाउट है कोई बात नहीं, दोबारा से पूछ लो। ठीक है, जल्दी से बताओ। अभिजीत जी को भी आ गया है, ठीक है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम क्या कुछ एसेंशियल रहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। तो बोला पार्टीज शुड भी क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, बिल्कुल आपका पता होना चाहिए कि आप जो है वो किसको पेमेंट देने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि ऐसा हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां हमने बात करी थी ए और बी और सी पर्सन की। ठीक है, ए यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है और बी को ऑर्डर कर रहा है कि आप मेरे को 20,000 रुपीज दोगे। ठीक है, और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास था, ए के पास था, ए ने सी को दे दिया, ए का राइट खत्म हो गया, सी ने डी को दे दिया, सी का राइट खत्म हो गया, डी इंटाइटल रहा ना। लेकिन उस डेट ऑफ मेजोरिटी को क्या किया, सी जो है वो इसके पास चला गया कि मेरे को पैसे दे दो, डी भी चला गया कि मेरे को पैसे दो, क्योंकि मैं तो होल्डर हूं। ठीक है, अभी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, तो राइट किसका रहेगा, होल्डर का, जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है। तो बोले पार्टीज जो है ना वो शुड बी सर्टेन होनी चाहिए, सर्टेन बिल्कुल। ठीक है, एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था किसमें, प्रॉमिसरी नोट में। इट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए डेट एंड प्लेस द पेमेंट और द प्लेस वेयर इट इज ड्रॉन। ठीक है, कि ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए कि आप कितने पैसे दोगे, किस डेट को दोगे, पेमेंट किस तरीके से, पेमेंट आपकी किसी भी तरीके से की जा सकती है वो यहाँ पर, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन भी मोड से जो है वो पेमेंट की जा सकती है, लेकिन डेट मेंशन होनी चाहिए, प्लेस मेंशन होना चाहिए, और वो जगह भी मेंशन होनी चाहिए जहां पर आपने वो बनाया था, ड्रॉ किया था। ठीक है, और पार्टीज का बिल्कुल पता होना, मतलब सब चीजों का क्लियर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सब बातों की एक बात। फिर है कि ऑर्डर किया हो गया हो यहाँ पर पे करने का।
अब प्रोमिसरी नोट में हम क्या कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे हम पे करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर किया गया है, एक पार्टी ऑर्डर करती है कि आप मेरे को पेमेंट करोगे। ऑर्डर इज दिस सेक्शन डज नॉट मीन कमांड। यहां पर बोला कि ऑर्डर का मतलब इस सेक्शन में हम कमांड नहीं लेते बल्कि रिक्वेस्ट होती है, जहां पर डायरेक्ट किया जाता है एक पार्टी को कि आप जो है वो क्या करोगे, मेरी पेमेंट करोगे। ठीक है। A time of payment must be indicated the bill with certainty। ठीक है, जो टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो भी बताया गया होगा, और जिस दिन को जो है वो आपका टाइम जो है वो मेच्योर हो जाएगा, आपको जो है वो पेमेंट देनी पड़ेगी। अमाउंट पेबल मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए, जो भी अमाउंट आपने पे किया है, पे करना है। ठीक है, जो भी एक पार्टी के द्वारा जो भी इसकी लाइबिलिटी बनती है, जो भी इसका पेमेंट होता है, वो सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, और द कंसिडरेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी पेड ओनली बाय द वे ऑफ मनी ओनली। ठीक है, कि आप जो भी कंसिडरेशन करोगे बिल ऑफ एक्सचेंज में, आपको बोला कि आप 20,000 रुपीज पे करोगे, इट मीन्स आपको पे करना पड़ेगा ओनली बाय द वे ऑफ मनी। ठीक है, आप मनी ही उसको ट्रांसफर करोगे। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी ड्रॉन अनकंडीशनल, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अनकंडीशनैलिटी वहां पर होती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जब भी आप बनाया जा रहा है कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हाँ कोई कंडीशन नहीं बताएगी। ऐसा नहीं हो कि ए ने बी को बोला कि आप मेरे को ऑर्डर दिया कि आप जो है वो 20,000 रुपीज दोगे, बट यदि उसमें ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि आप यदि ऐसा कर पाए तो मेरे को 20,000 दे देना, ऐसा नहीं कर पाए तो मत देना, है ना। तो इस तरीके की कंडीशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थ्रो द एक्सेप्टर और द इंडोर्सर मे मेक हिज लाइबिलिटी। जो पर्सन एक्सेप्ट करता है और जिस पर्सन के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पर्सन एक्सेप्ट करता है उसकी लाइबिलिटी बनती है जिस पर्सन के लिए जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। इतनी बात समझ लेना। ठीक है, और लाइबिलिटी कंडीशनल डायरेक्शन पेमेंट, डायरेक्शन ऑफ पेमेंट बाय द ड्रॉर मस्ट नॉट बी मेड डिपेंड ऑन द कंटीजेंसी। और यदि यहाँ पर बोला कि जो इंडोर्स में भी मेक लाइबिलिटी कंडीशनल डायरेक्शन ऑफ मनी, ये सब जो है वो आपकी डिपेंड नहीं करती होनी चाहिए कंटीजेंसी, कि यदि ऐसा हो गया, यदि आपको फसल अच्छी हो गई तो आप मेरे को 20,000 रुपीज दे देना ना। इस तरीके की कंडीशंस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कंटीजेंसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, आप मतलब दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट किया, जिस जो कि पैसा देने वाला है वो एक्सेप्ट करता है कि मैं दे दूंगा, तो आपकी वहां पर लाइबिलिटी बनती है, आप पेमेंट करते। ठीक है, यदि आपने किसी कंटीजेंसी या अपनी किसी भी हैपनिंग पर डिसाइड करा है कि यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको पैसे दूंगा, ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा ही नहीं, है ना। तो वो तो अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो वो अलग बात आ जाती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज हम उसको नहीं कहेंगे, है ना। अब बात करते हैं आपका, इट इज असेंशियल दैट बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी पॉइंट आउट विद अ सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनली द पार्टी हु एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और आपकी जो क्लास होगी, ठीक है, वो 1 hour 30 minute की मैं लूंगी अभी, 1 hour 30 minute की लूंगी बाद में। ठीक है, या देख लूंगी कितना बचता है, वैसे तो काफी है, चलो जितना भी होगा, ठीक है, कर लेंगे। तो बोले इट इज इंसेंशियल है, क्या एसेंशियल है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, कि शुड पॉइंट आउट विद अ सर्टेनिटी द पार्टी हु एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट बाय द टर्म। यहां पर बोला यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका एक निश्चित रूप से उल्लेख होना चाहिए, कि आप उसमें जो भी लिखा हो वो सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, और उसमें शर्तों के अनुसार अनुबंध में मतलब एक बिल्कुल सर्टेनिटी होनी चाहिए सब चीजों में, और सिग्नेचर होना चाहिए ड्रॉई के का भी नेसेसरी, और एंड देयर कैन नॉट बी विल। ठीक है, और कोई बिल नहीं हो सकता यदि उसमें आपका सिग्नेचर नहीं किया गया है तो। और इफ द इंस्ट्रूमेंट इफ एक्सेप्टेड विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉई, ठीक है, यदि इंस्ट्रूमेंट, यस मैम 1 hour 30 minute की कर लो। चलो देखते हैं, यदि मैं थक गई बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो पीपीटी बनाई है ना मैंने, ये भी मैंने सुबह उठ के बनाई है।
ठीक है, तो हो तब बोल रही हूँ। एक तो ना, मतलब आप गूगल वगैरह पर सर्च करते हो ना, तो आपको वैसे तो चलो बहुत सी चीजें मिल जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एक एक चीज ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखी गई थी, ठीक है, और कुछ एक इरेलीवेंट सी इंफॉर्मेशन भी थी, तो बहुत ही मुश्किल से मैं बिल्कुल छांट छांट के चीजें लेके आई हूँ, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ करके, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को बहुत टाइम लग गया, बट चलो ठीक है, एक बार बना लिया जाएगा तो फिर बहुत अच्छे नोट्स हो जाएंगे हमारे पास, है ना। ये इसलिए नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कोर्स करवाया था तो इसमें करवाया नहीं था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लेकिन अब जो इसीलिए जो है हमारा अपना कमर्शियल लॉ हमने पहले ही स्टार्ट कर लिया, क्योंकि बाद में फिर छूट जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कब तक खत्म हो जाएगा, वैसे आज या कल में जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर यदि रह भी गया 1 आवर 1 आवर 3 आवर 1 एंड 30 मिनट 1 30 मिनट 3 आवर, ठीक है। चलो, बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, और ये बहुत नेसेसरी है कि जो पर्सन ड्रॉई है, जो एक्सेप्टर है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। अब देखोगे उसके सिग्नेचर ही नहीं हुए तो आप कैसे मानोगे कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, कैसे मानोगे? तब दूसरा पर्सन तो बोलेगा मेरे को तो पता ही नहीं है जी, खुद से बनाया जा रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने मेरे का यहाँ पर साइन है ना, तो वो पैसे ही नहीं देगा। तो इन सभी लोगों को एक सही तरीके से काम करवाने के लिए, कि यदि कोई ऐसा पर्सन है जो कि कल को मुकर सकता है, तो उसका हम साइन जरूर करवाएंगे, है ना, इवन इफ द इंस्ट्रूमेंट इफ एक्सेप्टेड विदाउट द सिग्नेचर ऑफ एन ड्राई, तो उसे हम जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे ही नहीं, ठीक है, यदि इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया गया है बिना साइन से। तो बोला इट मस्ट इंडिकेट द ड्रॉय शुड बी कॉल्ड ऑन ऑन टू एक्सेप्ट और प्रे, ठीक है, यहां पर बोला कि इसमें जो अदाकर्ता का उल्लेख होना चाहिए, जो ड्रॉई है उसका भी उल्लेख होना चाहिए कि उसने स्वीकार कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कि वो पे करेगा। ड्रॉई मस्ट बी नेम्ड और अदरवाइज इंडिकेटेड इन द बिल विद रीजनेबल सर्टेनिटी। यहां पर बोला कि उचित निश्चितता के साथ जो है वो बिल का भुगतान, जो बिल का भुगतान करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, भुगतान करता है, जो कि पैसे पेमेंट करेगा, उसका नाम बिल्कुल मेंशन होना चाहिए, उसका साइन होना चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए, सब कुछ होना, ठीक है। अब था ये बिल ऑफ एक्सचेंज। जल्दी से बताओ कि बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट समझ आ गया है? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, यदि बिल ऑफ एक्सचेंज को दोबारा से करवाना है, वैसे नहीं रहा होगा जरूरत। पार्टीज देख लीजिएगा, ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है और पे होता है। ड्रॉर वो पर्सन होता है जो कि बनाता है, ऑर्डर करता है किसी दूसरी पार्टी को कि हम आप जो है वो पेमेंट करो। ड्रॉई कौन होता है? जो एक्सेप्ट करता है जी मैं पेमेंट करूंगा, है ना, तो वो होता है आपका ड्रॉई। और पे होता है जिस भी पर्सन के पास आप इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर है वो पर्सन, उसको आप पेमेंट कर दो, ठीक है। बाकी बताओ सभी को समझ आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं अपना चेक। सेक्शन 6 में दिया गया है चेक, ठीक है, क्लियर? दीपमाला जी, ठीक है, सेक्शन 6 में दिया गया है आपका चेक। चेक रेफर करता है इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू बैंक टू पे सर्टेन सम ऑफ रुपीज, जो कि मेंशन किए गए इंस्ट्रूमेंट में, फ्रॉम द ड्रॉर अकाउंट, ठीक है। ड्रॉर कौन होता है? जो कि बनाता है, जिसके आपने किसी को चेक दिया है ना, तो वो खुद का दे रहे हो आप वहां पर बता रहे हो कि मेरे अकाउंट से जो है वो इस पर्सन को इतने रुपीस दे दिए जाएंगे, है ना, टू पर्सन टू होम इट टू बी इशू इट इज इशू, और टू ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर क्या जा रहा है? स्पेसिफाइड पर्सन को और बेयरर को, जिस भी पर्सन के पास जो है वो आपका चेक होगा, या कोई स्पेसिफाइड पर्सन जो कि यहाँ पर मेंशन बताया गया होगा, आप उसको क्या करोगे? पेमेंट करोगे। इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रंकेट चेक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, इसमें इंक्लूड किया गया जाता है आपका ट्रंकेट चेक और आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक, ठीक है। इसको समझेंगे कि ट्रंकेट चेक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होते हैं, बट आप इतना समझ लो कि चेक जो है वो एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर होता है किसको? बैंक को, कि आप पे करो सर्टेन सम ऑफ रुपीज, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट में, जो भी इस चेक में मेंशन किया गया है, आप पेमेंट कर दो मेरे अकाउंट से सॉरी
कि आप जो है वो पेमेंट कर दो मेरे अकाउंट से उस पर्सन को जिसको कि मैंने ये इशू किया है, ठीक है, और उस पर्सन को जो कि एक स्पेसिफाइड पर्सन है और बियर जिसके पास ये चेक है, ठीक है, उसको जो है वो आप पेमेंट कर दो, ठीक है। ये और इसमें इंक्लूड किया गया है कि ये क्या होगा, आपका ट्रंकेट चेक होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो, ठीक है, डेफिनेशन से अच्छा यहाँ पर हर बार जो है वो एक सिंपल सा मीनिंग लेके आई हूँ, साथ ही साथ एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या होता है ना कि कभी कभी कोई भी और लैंग्वेज से कंफ्यूज होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए अगर, ठीक है, कि चेक में यहाँ पर बताया गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि कंटेन करता होगा अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर किसको होगा, बैंक को बोला जाएगा कि आप पे कर दो कुछ जो कि सम ऑफ रुपीज यहाँ पर मेंशन किया गया, सम ऑफ मनी जो भी मेंशन किया गया है, किसके अकाउंट से, मेरे अकाउंट से, जो कि मैं ड्रॉर हूं, और मेरे अकाउंट से आप क्या कर दो, इसको पेमेंट कर दो उस पर्सन को जिसको भी आप हमने ये इशू किया है, और उस पर्सन को जिसको कि ऑर्डर किया गया है, ठीक है, उस पर्सन उसको पेमेंट करने के लिए, और या तो किसी के पास जो इंस्ट्रूमेंट है आप उसको भी पे कर सकते हो, ठीक है। और ये इसमें इंक्लूड किया गया है आपका ट्रंकेट और आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक होता है और ट्रंकेट चेक क्या होता है, ठीक है। बात करें बेयर लैंग्वेज की, तो सेक्शन नंबर 6 में ये डेफिनेशन दी गई है चेक की। चेक क्या होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ऑर्डर किया जाता है, इसमें भी ऑर्डर किया जाता है, लेकिन यहां पर ऑर्डर किसको दिया जाता है, स्पेसिफाइड बैंकर को। बैंक जो है वो उसको आपने क्या किया है, ऑर्डर किया है कि आप पे करोगे ऑन डिमांड, ठीक है, आप पे करोगे ऑन डिमांड, जो भी वहां पर मेंशन, जो भी मैंने चेक में नाम लिखा है ना, आप उसको पेमेंट कर दोगे। और इसमें इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड चेक, और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह का चेक जो है वो हो सकता है, यहाँ पर ऑर्डर किया जाता है किसको, बैंकर को, ठीक है। आप चेक लेके जाते हो, आपको किसी ने फॉर एग्जाम्पल के लिए चेक दिया, तो आप चेक लेकर कहाँ जाते हो, बैंक में जाते हो। तो उस पर्सन ने जिसने बनाया ना चेक, वो उस बैंकर को ऑर्डर कर रहा है कि आप जो है वो क्या करो, इस पर्सन को जो कि आपके पास लेके आ गया, थर्ड पार्टी यहां बैंकर मानी जाएगी, ठीक है, जो कि यहां पर ड्रॉर है ना, जो कि ऑर्डर कर रहा है इसको, बैंकर को, कि आप पे कर दो उस पर्सन को जो भी आपके पास अपना चेक लेके आया है, ठीक है। नोट लिखिए, चेक क्या है, एक स्पीसीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन इसमें 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करी गई है कि ऑलवेज, हमेशा ही चेक जो भी दिया जाता है वो आप किसी पर्सन को, जो भी पर्सन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ उसने चेक बनाया, ठीक है, यहाँ चेक जो है ऑलवेज स्पेसिफाई किया गया होता है टू द बैंकर, ठीक है, स्पेसिफाइड बैंकर को यहाँ पर ऑर्डर किया होता है कि आप पेमेंट करो, और ये ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होगा, हमेशा मांग पर जो है वो देय होता है, ठीक है। रिक्विजिट्स क्या है, क्या कुछ एसेंशियल है, सबसे पहले बोला कि चेक जो है वो ऑर्डर आपका रिटर्न में होना चाहिए, चेक मस्ट बी ऑर्डर इन राइटिंग, ठीक है। फिर बोला कि इट मस्ट एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, इट मस्ट साइन होना चाहिए मेकर के द्वारा, जो भी पर्सन, आपने अपनी चेक बुक ओपन करी, उसमें साइन कर दिया, यहाँ पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख लिया, और आप उसको बोल गए कि आप जो है वो इस चेक को कैश करवा लेना, ठीक है, और आपने उसको चेक दे दिया। ये दूसरा पर्सन किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, ठीक है, बैंक के पास जाएगा, और ये पर्सन कहेगा कि इस पर्सन ने मेरे को, ठीक है, ये चेक जो है दिखाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने बनाया है हम उसको कहेंगे ड्रॉर, कहेंगे जो भी बनाता है। यहाँ पर जो बना रहा है वो ऑर्डर कर रहा है किसको, बैंकर को, कि आप चेक के पैसे दे दो जो भी ये पर्सन लेके आया है, ठीक है, ठीक है, जो भी पर्सन चेक लेके आया उसके पैसे आप दे दो। तो यहाँ पर बोला चेक मस्ट बी साइन होना चाहिए बाय द मेकर, और जो अमाउंट है वो स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए इन फिगर में भी और वर्ड में मतलब कि आप जो है वो शब्दों में भी लिखोगे और अंकों में भी लिखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2500 रुपीज है, ठीक है,
तो आप उसको बाय वर्ड 2500 रुपीज भी लिखोगे, और बाय बाय आप वर्ड्स में भी लिखोगे, और आपका फिगर में भी लिखोगे, अमाउंट में भी लिखोगे, ऐसे भी लिखोगे और ऐसे भी लिखोगे। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, ओके ओके दीपमाला जी, एक मिनट ये सुन लो, फिर मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, देखो कि अमाउंट मस्ट बी वेल स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए इन फिगर में भी और वर्ड में भी, ये भी आप ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक चेक बनाया, ठीक है, आपने एक चेक बनाया, और चेक में जो है वो आपने सिर्फ इतना लिखा, 2500 रुपए लिखा। ठीक है, और आपने जो है वो बाय वर्ड्स में नहीं लिखा कि 200 का 2500 रुपीज आपने मेंशन नहीं किया कि 2500 रुपया यहाँ पर दिया गया है, ये मेंशन नहीं किया। तो कोई पर्सन हो सकता है यहाँ पर जीरो लगा दे, ठीक है, हो सकता है 2 जीरो लगा दे, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप जो है अब वर्ड में भी लिखो और फिगर में भी लिखो। यदि कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है, कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो वो शब्दों में लिखा गया है, ठीक है, जो कि लिखा था कि 2500 रुपया है, तो वही जो है वो आपका इंपॉर्टेंट माना जाएगा और वही रेलिवेंट जो है वो माना जाएगा। ठीक है, और बैंक वाले भी तभी पैसे देंगे जब ये वाली चीज लिखी होगी तो। ठीक है, अ चेक में बी ड्रॉन पेबल जो ऑर्डर और बेयरर। ठीक है, चेक जो है वो बनाया जाता है, ग्राहक को दे चेक जो है वो यहाँ पर ऑर्डर किया जाता है, किसको, बैंकर को। यहाँ पर बोला देयर आर टू काइंड ऑफ चेक जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, पहला तो क्या है, इट में बी बेयरर और ऑर्डर चेक। ठीक है, और दूसरा होता है इट मस्ट बी सेल्फ चेक। ठीक है, कि एक ऐसा चेक जो कि बेयरर किसी और को दिया गया हो, मतलब किसी कोई और किसी और को दे सकता है, बेयरर होता है। या तो सेल्फ चेक कि आपने किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को चेक दिया, वही जो है इसकी पेमेंट निकाल सकता है। और चेक मस्ट कंटेन द डेट ऑफ पे टू बी सर्टेन। ठीक है, और चेक में जो है वो सर्टेन डेट होनी चाहिए। अब सुनो दोबारा से, ठीक है। देखो, एक चेक है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपने बना दिया चेक। ठीक है, चेक बना दिया, अरे पेन कहाँ जा रहा है, चलो ये चेक बना दिया जिसमें आपने लिखा, ठीक है, कि मैं, ठीक है, चेक बुक वैसे ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है, आपको सिर्फ अमाउंट मेंशन करना होता है, आप जिसको पैसे दे रहे हो वो मेंशन करना होता है। ठीक है, तो चेक क्या है, एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। यहां पर जो पर्सन है ना, जो कि चेक दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर राम का ये चेक बुक है, राम जो है वो शाम को क्या करता है, चेक देता है। ठीक है, चेक देता है, तो यहां पर राम क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, किसको, बैंकर को। ठीक है, बैंकर को दे रहा है ऑर्डर। ठीक है, कि जो भी पर्सन आपके पास ये चेक लेके आएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए श्याम जी यहां पर चले गए चेक लेने, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो यहां राम जो है वो किसके पास जाता है, ठीक है, देखो कि एक पर्सन है राम, वो बनाता है चेक, ठीक है, 20K का, फॉर एग्जाम्पल के लिए 20,000 का चेक बनाता है, शाम को देता है, शाम कहाँ गए, बैंकर के पास गए। तो यहाँ पर इस चेक में क्या है, बोले एक चेक वो होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर किया होता है, किसको, बैंक को। कि यहाँ पर बैंक को ऑर्डर किया है कि बैंकर साहब आप जो है वो जो भी पर्सन आपके पास ये चेक लेके आ रहा है, आप उसकी पेमेंट कर दो, किसके अकाउंट से, मेरे अकाउंट से। ठीक है, ड्रॉर के, जैसे कि राम ने बनाया, तो राम के अकाउंट से जो है वो आप उसको इश्यू कर दो पैसे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर किया होता है किसको, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर किया होता है बैंकर को, और आप जो है वो पेमेंट कर दो। पेमेंट करने का ऑर्डर किसको दिया होता है, या तो स्पेसिफिक पर्सन को, या तो हो सकता है कि किसी और को जो है नेक्स्ट फर्दर चेक दे दे, तो आप उसको भी जो है वो पेमेंट दे सकते हो, स्पेसिफाइड पर्सन और बेयरर जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होएगा। ठीक है, ओके दीपमाला जी,
देखो चेक बोला है कि एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने समझा कि जिसमें एक पार्टी ऑर्डर करती है किसको, बी पार्टी को, आप मेरे को क्या दोगे, 20,000 रुपीज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो। देखो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही लिया है कि आप जब भी ऑर्डर करते हो, ठीक है, पैसे देने का, तो आप सिर्फ इतना समझो कि ये एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्रॉन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, ड्रॉर के द्वारा, जो कि बनाया जाता है। और यहाँ पर स्पेसिफाइड बैंकर को ऑर्डर किया होता है कि आप पे करो। ठीक है, आप पे करो उस पर्सन को जो कि आपके पास चेक लेके आया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेट चेक की भी यहाँ पर बात करी गई है। जल्दी से बताओ, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रुको, वैलिडिटी रहती है चेक की, पहले तो 3 मंथ थी। ठीक है, अब पता लग जाएगा आपको जैसे जैसे आप नेक्स्ट कंसेप्ट देखोगे कि कितना वैलिडिटी रहता है। ठीक है, लेकिन इसको जो है वो 6 मंथ तक जो है मतलब चेक का केस किया जा सकता है। ठीक है, वैसे 3 मंथ रहता है। ठीक है, 3 मंथ के अंदर जो है आप कर सकते हो, किसी किसी केस में यदि एक्सटेंड करना हो तो कर सकते हैं। और लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की कितनी बताई थी लिमिटेशन, तो 3 ईयर बताई थी कि 3 साल तक जो है वो आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। और और वैलिडिटी क्या रहती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, आपकी प्रोमिसरी नोट की या आपके चेक की पैसे लेने की। तो चेक में आप जो है वो किस चेक को जब मर्जी कैश करवा सकते हो, विद इन 3 मंथ जो है वो क्या करवा सकते हो, कैश करवा सकते हो। कैश की बात करी जा रही है। ठीक है, अब बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ऑलरेडी डेट जो है वो मेंशन करी होती है कि आप इस पर्टिकुलर डेट को मेरे को पैसे दे दोगे। ठीक है, यहाँ पर प्रॉमिस किया होता है एक पार्टी के द्वारा कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को आपको पैसे दे दूंगा। तो जिस दिन से आपकी ये पर्टिकुलर डेट जो है वो होगी, ठीक है, उस दिन जो है आप जाके पेमेंट ले लोगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें लिमिटेशन की, तो वो 3 ईयर बताएगी कि यदि आपको केस करना होगा तो आप 3 ईयर में जो है कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब बताओ कि बाकी किसी को कोई डाउट, अभिजीत जी को, क्या किसी और को, रेखा जी, मोहम्मद जी, ब्रजेश जी नहीं आया आज क्लास में ना? ब्रजेश जी, ललिता जी, रेखा जी, मोहम्मद जी, अभिजीत जी, दीपमाला जी। ठीक है, कितने स्टूडेंट है हमारे क्लास में? रेखा जी हैं, ललिता जी, मोहम्मद जी, अभिजीत जी, दीपमाला जी। ठीक है, और कौन है? ये तो 5 ही हुए ना, 7 स्टूडेंट है। हाँ, आप तो हैं, आप तो हैं, तब भी लिखा तो है आपका नाम भी। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 अंडर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बिल्कुल। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5, ड्रॉन और ड्रॉई अनकंडीशनल ऑर्डर और डायरेक्शन। ठीक है, और सेक्शन 6, चेक ड्रॉन और अर्न्स बैंकर। ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर और डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब बात करें एक्सेप्टेंस की। ठीक है, तो सेक्शन 7 में अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल ले देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया हमने। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या देखा था, एक पार्टी बी पार्टी को ऑर्डर करती है कि आप मेरे को 20K दोगे। ठीक है, कब तक? ठीक है, कि बी को ऑर्डर करती है ए पार्टी कि आप मेरे को 20K जो है देंगे, इस पर्टिकुलर डेट को देंगे। तो यहां पर बी ने एक्सेप्ट किया, तभी तो हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मानेंगे। और एक्सेप्टेंस भी किस तरह से होनी चाहिए, विद सिग्नेचर के साथ होनी चाहिए। तो यही बात सेक्शन 7 में कही गई है कि एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इंडिकेटेड बाय द ड्रॉई ऑफ हिज असेंट, की एक्सेप्टेंस जो क्या बता दिए कि यहाँ पर अपने असेंट दे दिए, अपना अपनी कंसेंट जो है वो दे दी कि आप ऑर्डर जो भी ड्रॉर के द्वारा आपको दिया गया है कि आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे
तो यहाँ पर जो है आवाज आ रही है आपको बहुत ज्यादा? ठीक है, सुनो। जो एक्सेप्टेंस होती है ना बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो ये बताती है कि यहाँ पर ड्रॉई ने अपनी असेंट दे दी है। हमने देखा था ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है, और तीसरा होता है आपका, ठीक है, ऐसे ही समझ लो कि ड्रॉई होता है और तीसरा होता है आपका पे। ठीक है, तो ड्रॉर जो है वो ऑर्डर करता है ड्रॉई को कि आप पेमेंट करोगे। तो ड्रॉई जब अपनी असेंट देता है, अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, ठीक है, जब अपनी सिग्नेचर कर देगा। ये क्या बोल रहे हैं ओवरलोड? हमने तो अभी तक कुछ नहीं किया। आवाज आ रही है क्या बहुत ज्यादा? वो बोल रहे हैं आवाज आ रही है क्या बहुत ज्यादा? वो बोल रहे हैं। चलो, चलो अपनी क्लास को हम यही ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और आपको अब 11 AM पर नहीं आना है। आपको आना है, कितना टाइम हुआ अभी? 9:45 हुए ना? तो आपको कब आना है? ठीक है, 10:30 पर आना है। ठीक है, 45 मिनट जो है वो इनफ है आपको। ठीक है, तो अभी आपको 10:30 पर आना है। ठीक है, टाइम से फ्री कर दूंगी, कोई बात नहीं है। या तो आप जो है वो, मतलब 10:30 पर यदि मैं अपनी क्लास शेड्यूल करती हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही वो 10:45 तक तो टाइम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप जो है क्लास को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है ना, बढ़िया है। सबकी बात मान लेती हूँ मैं वैसे। चलो, ठीक है, ओके, ठीक है। जो क्लास शेड्यूल होगी वैसे ही आ जाना आपने, ठीक है।